विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने समास की परिभाषा और उसके भेद बताए हुए थे। एक बार पुनः समास की परिभाषा और समास के भेद को पुनः दोहराते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसी के साथ साथ समास के द्वारा भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया चलती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। दूसरे अर्थों में समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। एक बार पुनः, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास रचना में दो शब्द को ही पद कहते हैं। समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं जिनको हम पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद तथा इन दोनों पदों के मेल से बना जो नया शब्द है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। समास रचना में दो शब्द होते हैं, अर्थात दो पद होते हैं जिनको हम, जो पहला पद है उसे पूर्व पद और जो दूसरा पद है उसे उत्तर पद कहते हैं, तथा पहले पद और उत्तर पद दोनों पदों के मेल से बना हुआ जो सामासिक पद है या समस्त पद है उसे सामासिक शब्द कहा जाता है। जैसे यहां आप ध्यान दें, लगभग पर यहां हमने बनाया हुआ है पूर्व पद, उत्तर पद और दोनों पदों के मेल से बना हुआ समस्त पद और उसका समास विग्रह। उदाहरण के लिए दशानन समस्त पद है। दशानन समस्त पद है जिसमें से 10 पूर्व पद है और आनंद उत्तर पद है। ये दोनों पद मिलकर के दशानन शब्द का निर्माण करते हैं और इसका समास विग्रह है 10 हैं जिसके आनंद। दूसरा उदाहरण समस्त पद है यश प्राप्त। यश प्राप्त समस्त पद है जिसमें पूर्व पद यश है और उत्तर पद प्राप्त है। दोनों पद मिलकर के नया समस्त पद बनाते हैं यश प्राप्त, और इसका समास विग्रह है यश को प्राप्त। तीसरा उदाहरण राजपुत्र समस्त पद है। राजपुत्र में पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र, और दोनों पद मिलकर के सामासिक शब्द बनाते हैं राजपुत्र, और राजपुत्र का समास विग्रह है राजा का पुत्र। विद्यार्थियों, आगे समास के भेद के क्रम में समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा कर्मधारय समास, छठवां बहुब्रीहि समास। आज हम सभी समास के 3 भेद हम पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, या आप ध्यान से सुने। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो,
पूर्व पद अव्यय हो अर्थात उसमें परिवर्तन न हो, पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण जो समस्त पद है प्रतिदिन, यहां प्रति अव्यय है, प्रति पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है, दोनों पद मिलकर के एक समस्त पद बनाते हैं प्रतिदिन, और समास इसका समास विग्रह है दिन दिन। दूसरा उदाहरण यथाशक्ति, तो यथा पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है और यथा अव्यय है, इस कारण से यह अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति का समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। आगे के क्रम में दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात पूर्व पद गौण होता है और समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह के साथ विभक्ति चिन्ह प्रकट हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं और इन सभी में विभक्ति चिन्ह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और जब उसका समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह प्रकट हो जाता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे यहां पे ध्यान दें, उदाहरण दिया गया है रोग पीड़ित, तो रोग पूर्व पद है और पीड़ित उत्तर पद है, दोनों पद मिलाकर के एक समस्त पद बनाते हैं रोग पीड़ित और उसका विग्रह है रोग से पीड़ित। दूसरा उदाहरण रोग से पीड़ित, देखिए यहां पर ध्यान दें कि जब समस्त पद बना हुआ है तो यहां विभक्ति चिन्ह समाप्त हो गई है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो चुका है और जब उसका विग्रह किया गया है तो से रोग से पीड़ित, तो यहां पर ये विभक्ति चिन्ह के साथ में दिखाई पड़ता है। यज्ञशाला, यज्ञशाला में यज्ञ जो है पूर्व पद है और शाला उत्तर पद है और उसका समास विग्रह है यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे ध्यान दीजिए, के लिए विभक्ति चिन्ह के साथ में इसका विग्रह किया गया है और जब समस्त पद बना हुआ है तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो चुका है। इस तरह से तीसरा समास द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नवग्रह, नवग्रह में पूर्व पद नव है और ग्रह उत्तर पद है, दोनों पद मिलकर के समस्त पद बनाते हैं नवग्रह और इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है। 9 ग्रहों का समूह इसका विग्रह है, नवग्रह का समास विग्रह है 9 ग्रहों का समूह। ये 9 जो पूर्व पद है ये संख्यावाचक है। यहां बताया गया कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसी तरह से आगे पंचवटी, तो पंच पूर्व पद है और वटी उत्तर पद है और इसका समास विग्रह है 5 वटों का समूह, तो यहां पंच जो है पूर्व पद संख्यावाचक है। त्रिफला, तो त्रि पूर्व पद है और फला उत्तर पद है और दोनों मिलकर के त्रिफला समस्त पद बनाते हैं। इसका समास विग्रह है 3 फलों का समूह या 3 फलों का समाहार। इस तरह से यहाँ त्रि जो शब्द है पूर्व पद यह संख्यावाचक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए अभी यही इतना। समास के शेष और जो भेद हैं कल के व्याख्यान में हम उसे प्रस्तुत करेंगे। आशा है
कि आप सभी को समास का यह व्याख्यान अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की मुश्किल होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।